Dear students, now we study the morphology of flowering plants. This is branch of botany which deals with the study of physical forms and external structure of plant. If we see a typical angiospermic plant, it consists of two parts actually. One is root system जो कि soil surface के underneath हमें observe होता है, positively geotropic होता है, positively hydrotropic होता है. It performs many function, लेकिन major task होता है कि plant को soil में anchor करके चले. और इसके ऊपर की ओर देखा जाए तो हमें shoot system observe होता है जो कि stem, leaves, branches, flower और fruit से मिलकर के बना हुआ है. यहाँ पर node पर लीव्स ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा होता है. दो नोड के बीच का जो पार्ट है इट इज रेफर्ड एज इंटरनोड. दे आल्सो हैव एक्सिलरी बड इन एक्सिल ऑफ लीव्स इन ब्रांचेस आल्सो. नाउ फर्स्ट वी ऑब्जर्व द स्टेम. इट इज अगेन मूविंग टुवर्ड द लाइट, सो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. फर्स्ट वी टेक इनटू द काउंट द रूट. रूट्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें तीन तरह की ऑब्जर्व होती हैं. अगर रेडिकल से अराइज करने वाली रूट अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करे और बाद में उससे लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शरी रूट, इनका फॉर्मेशन हो रहा हो जिनके ऊपर की रूटलेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज टैप रूट. अगर रूट का फॉर्मेशन किसी और पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा हो, फॉर एग्जांपल स्टेम से, लीफ से इनका फॉर्मेशन हो रहा हो, इट इज रेफर्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स. Adventitious roots, for example, they're originating from any structure other than the radical. For example, in the case of grasses and monstera, हम अगर ऑब्जर्व करें ग्रासेस को तो नोड से नीचे की ओर वहाँ पर हमें एडवेंटिशियस रूट्स नजर आती हैं और बेनिन ट्री में जो प्रॉप रूट्स हमें ऑब्जर्व हो ही रही होती हैं. इसके अलावा इन द केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स हमें फाइब्रस रूट ऑब्जर्व हो रही होती हैं. दे आर अ काइंड ऑफ यू कैन से एडवेंटिशियस रूट जो कि स्टेम के बेस से अराइज करती हैं. ये मोनोकॉट का मेन रूट सिस्टम जनरेट करता है. फर्स्ट वी कंसिडर अबाउट द रूट स्ट्रक्चर. अगर रूट की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो इनके पास कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं. वेरी फर्स्ट थिंग इज रूट कैप, सबसे आगे की ओर अवेलेबल. उसके ठीक पीछे की ओर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है. जब रूट टुवर्ड द कैविटी मूव कर रही होती है तो रूट कैप की सेल्स लगातार म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती हैं ताकि आगे बढ़ते वक्त जो फ्रिक्शन की वजह से होने वाला सेल डेथ है, फ्रिक्शन की वजह से होने वाला डैमेज है, उसे रोका जा सके. तो रूट कैप एनसीईआरटी कहती भी है कि ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है. एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है हमारे इस रूट के टिप को. इसके ठीक पीछे की ओर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है जहाँ पर की सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं और पीछे की ओर यहाँ पर अवेलेबल जो बनी हुई सेल्स होती हैं वो इलोंगेट करती हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रही होती हैं जिससे कि रूट की लेंथ बढ़ती है. इसके ठीक पीछे की ओर इलोंगेट हो चुकी सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर चुकी होती हैं, मैच्योर हो रही होती हैं. यहाँ पर हमें रूट हेयर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं. इट इज नोन एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ पर रूट हेयर अवेलेबल हैं तो यहीं से ही वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है. ये तो रूट्स प्लांट को एंकर करती हैं सॉइल में. इसके अलावा टैप रूट स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई करती हैं. फूड के स्टोरेज करने की वजह से प्लांट्स की रूट्स फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं. इस स्वेलिंग के पैटर्न के हिसाब से ही फर्स्ट थिंग इस कॉनिकल रूट. बेस पर देखा जाए तो यहाँ पर अवेलेबल जो रूट है वो स्वेलन कर चुकी है और टिप एपेक्स जो होता है वो टैपरिंग है. तो कौन लाइक स्ट्रक्चर बनती है कॉनिकल रूट जो कि हमें कैरेट में ऑब्जर्व हो रही होती है. लेकिन अगर हम रेडिश में रूट को ऑब्जर्व करें टैप रूट ही है, लेकिन वो बेस पर और एपेक्स पर टैपरिंग है, नैरो है और मिडिल पार्ट में जहाँ पर कि फूड का स्टोरेज हो रहा होता है वहाँ पर स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं. तो फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुई. इट इज नोन एज फ्यूजिफॉर्म रूट. सिमिलरली फूड के स्टोरेज के लिए एट द बेस फूड के स्टोरेज को करके मटकी की तरह स्वेल कर जाता है बेस और इसी से नेपस मीन द मटकी, वहीं से वर्ड राइज हुआ नेपिफॉर्म. ये हमें टर्निप
में ऑब्जर्व हो रहा होता है। तो एक स्वेल किया हुआ मटकी की तरह बेस है और टेपरिंग हमें टिप ऑब्जर्व होती है, एपेक्स ऑब्जर्व हो रही होती है। लेकिन अगर फूड का स्टोरेज हो और कोई डेफिनेट शेप ऑब्जर्व न हो पा रही हो, इट इज़ रेफर्ड एज ट्यूबरस रूट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉकटॉक प्लांट या मिराबिलिस जलापा में हमें ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होता है। इन द केस ऑफ सम प्लांट जो कि मार्शी एरियाज के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉक्ड सिचुएशन है, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो अवेलेबल है नहीं, तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ O2 को सस्टेन करने के लिए हर एक ऑर्गन को अपने लिए ही O2 का अरेंजमेंट करना होगा। तो वहाँ पर अवेलेबल रूट जो होती हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसा कि मैंने कहा था कुछ देर पहले कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए वाटर एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, O2 को लेने के लिए ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं, सरफेस से बाहर निकलती हैं, पैग लाइक होती हैं और इनके ऊपर न्यूमेटोथॉर्ड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। सच काइंड ऑफ रूट्स आर रेफर्ड एज न्यूमेटोफोर्स। They are observed in mangrove plants, for example Rhizophora, Sonarachia, Avicennia. Now, if we take into the account about the adventitious roots, ये भी अपने आप को modify करती हैं for three basic purposes: for the storage, for support and for some other special function. First, for the storage, if we observe, कई सारी ट्यूबरस रूट्स अगर अपने आप को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर लें, कलेक्ट हो जाएं, इट इज़ रेफर्ड एज फैसिकुलेटेड रूट और ऑल्सो रेफर्ड एज फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स, जैसा कि हमें एस्परेगस में और डहेलिया में ऑब्जर्व हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम मोमोर्डिका करेंशिया, करेले की रूट को ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन जो है वो नॉन स्टोरिंग एरिया से फ्लैंक होते हैं। तो इस तरीके से एक माला की तरह बीडेड स्ट्रक्चर बन जाती है, रेफर्ड एज बीडेड रूट और मोनोलिफॉर्म रूट्स। लेकिन इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो या शकरकंदी, जो कि काफ़ी स्वीट इन टेस्ट होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्यूबरस स्ट्रक्चर बन चुकी होती है, वहाँ पर एक सिंगल ट्यूबरस रूट अवेलेबल है, रेफर्ड एज ट्यूबरस रूट। इसके अलावा सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट को गेन करने के लिए, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ब्रांच इन द केस ऑफ बेनियन ट्री, हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रांचेस से ही रूट नीचे की ओर लटक रही होती हैं। क्वाइट कॉमनली हमने बचपन में शायद झूले भी खाए होंगे इसके ऊपर। तो प्रॉप रूट जो है ये ब्रांचेस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ऑन द केस ऑफ स्टिल्ट रूट, जो कि मेज और शुगर केन के अंदर ऑब्जर्व होती हैं, ये उनकी स्टेम के लोअर मोस्ट नोड से नीचे की ओर अराइज करती हैं और मेन स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। ऑन द अदर साइड, मनी प्लांट जैसे प्लांट जो कि वीक स्टेम लिए हुए होते हैं, जब उनको राइज करना होता है तो उनकी नोड से राइज करती हैं ये एडवेंटिशियस रूट, एंकर करता है प्लांट और ऊपर की ओर क्लाइंब कर पाता है ताकि उसे बेहतर लाइट मिल सके। Now, in the case of some other spatial function हम अगर ऑब्जर्व करें, in the case of ब्रायोफिलम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए अपनी लीव्स के किनारों पर प्लांटलेट्स को डेवलप करता है। ये प्लांटलेट्स डेवलप हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक के पास एक टफ्ट ऑफ रूट की अवेलेबिलिटी हो जो कि लीव की एजेस से अराइज करती है। सच काइंड ऑफ रूट्स आर रेफर्ड एज फॉलियर रूट। दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा कस्कुटा, जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है, अपने होस्ट के जाइलम फ्लोएम तक अपनी रूट को ले जाता है ताकि वहाँ से फोटोसिंथेट वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जांपल कस्कुटा में हमको ये ऑब्जर्व होता, अमरबेल के नाम से भी हम इसे बेहतर जानते हैं। शायद हम में से कई लोगों ने ट्रीज़ के ऊपर एक येलो कलर का मैश वर्क देखा होगा। ये कस्कुटा है जो कि कम्प्लीटली प्लांट पर डिपेंड करता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए हुआ मॉडिफिकेशन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट तो वैसे ही भी रूट करती है, लेकिन यहाँ पर ये होस्ट से न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए हुआ मॉडिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम, जैसा कि मैंने कहा कि एक पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, प्लीम्यूल से अराइज कर रहा होता है। ये असेंडिंग पार्ट है प्लांट का, जिसके ऊपर की ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें शुरुआत में तो ग्रीन किस्म का होता है, अपॉन मैच्योरिटी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के साथ ही ये वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हमें ऑब्जर्व होता है। एज ऑलरेडी यू हैव सीन,
टिपिकल स्टेम हैव नोड एंड इंटरनोड्स। नोड वो जगह होती है जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल होता है और यहीं से लीव्स, ब्रांचेस या एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैम्बू, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेम। यूँ तो स्टेम अपने ऊपर लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट को बियर करता है। इसके अलावा स्टेम और दूसरे फंक्शंस के लिए भी मॉडिफाई होते हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन वी विल ऑब्जर्व अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, जो कि ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जिनमें कि मॉडिफाइड पार्ट अंडरनीथ द सॉइल हमें ऑब्जर्व होता है। दूसरे रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हुए मॉडिफिकेशंस हैं। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन हैं जिनमें प्लांट का, स्टेम का कुछ पार्ट जो है एरियल होता है और कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड हमें ऑब्जर्व होगा। ये मेनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हुए मॉडिफिकेशंस हैं। एरियल मॉडिफिकेशंस अलग अलग एम के लिए हुए मॉडिफिकेशंस हैं। ये मॉडिफिकेशन हमें कंप्लीटली एरियल मिलते हैं, अबाउट द सरफेस हमें ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। फर्स्ट थिंग इज राइजोम। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल सरफेस के साथ और नोड से ऊपर की ओर ब्रांचेस या फिर लीव्स अराइज कर रही होती हैं और नोड से नीचे की ओर यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करती हैं। नोड पर स्केली लीव्स की अवेलेबिलिटी है। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व बड्स। इट इज ऑब्जर्व्ड इन जिंजर एंड टर्मरिक फैमिली जिंजिबरेसी के कुछ मेंबर्स में। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें पोटैटो को, तो पोटैटो के अंदर जो मेन स्टेम है उससे अराइज करने वाली ब्रांचेस जो कि अंडरनीथ द सरफेस हैं, इन ब्रांचेस के टिप पर फूड का स्टोरेज हो जाता है और वो स्वेल करके ट्यूबर का फॉर्मेशन कर देती हैं। यहाँ पर जो नोड्स हैं हमें आइज के फॉर्म में ऑब्जर्व होती हैं, कंडेंस हैं, तो आइज आर रिप्रेजेंटिंग नोड और उनके बीच का जो एरिया है वो इंटरनोड को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं आइज पर, जैसे कि हमने कहा कि नोड पर हमें एक्सिलरी बड मिलती है और यही बड यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर जर्मिनेटिंग आई बड कहते हुए इनको रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्म हमें ऑब्जर्व होता है जो कि सॉइल सरफेस, यानी सॉइल सरफेस उसके 90 के एंगल पर ग्रो होने वाली स्ट्रक्चर होती है और इनकी लोड से नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इफ वी ऑब्जर्व, यहाँ पर हमें नोड पर ये छोटे कॉर्मलेट भी ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। ऑल दीज आर मॉडिफिकेशन आर नॉट जस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये पेरिनेशन की स्ट्रक्चर भी होती हैं। एडवर्स कंडीशन आ जाने पर ये अंडरनीथ सरफेस पड़े रहेंगे और जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है वापस से ग्रो करके प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जमीकंद, कोलोकासिया, कॉल्चिकम, सेफ्रॉन, इनमें हमें कॉर्म ऑब्जर्व हो रहा होता है। बल्ब फूड स्टोरेज से कंसर्न है। यहाँ पर स्टेम इज रिड्यूस्ड टू अ डिस्क एंड लीव्स के अंदर यहाँ फ्लैशी लीव्स अवेलेबल हैं जिनमें कि फूड का स्टोरेज हो रहा होता है। ये फूड स्टोरेज से तो कंसर्न है लेकिन पेरिनेशन से कंसर्न नहीं है। कॉर्म, ट्यूबर और राइजोम, ये तीन स्टोरेज और पेरिनेशन, बल्ब ओनली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। सब एरियल मॉडिफिकेशन पार्टली सॉइल के अंदर है, पार्टली सॉइल के बाहर होते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें रनर को तो यह दूब ग्रास में बहुत कॉमनली हमें ऑब्जर्व हो रहा होता है। हॉरिजॉन्टल स्टेम इज ग्रोइंग, नोड से नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट अराइज कर रही होती हैं, ऊपर की ओर लीव्स या फिर ब्रांचेस हैं। इट इज अराइजिंग, इट इज ग्रोइंग टू वेरियस डायरेक्शंस। स्टोलन में पाथ लगभग वही है लेकिन यहाँ पर जो लोअर ब्रांचेस होती हैं वो एक आर्क बनाते हुए, एक इंटरनोड लंबी स्ट्रक्चर है, आर्क बनाते हुए जब टच करता है सॉइल सरफेस को तो वहाँ पर ब्रांचेस या लीफ का फॉर्मेशन ऊपर की ओर और नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करती हैं। बाद में अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ से अलग कर दें तो ये डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स की तरह ग्रो करेंगे। यहाँ से कट कर दीजिए, अलग अलग प्लांट की तरह ग्रो करेंगे। मेनली इट इज मॉडिफिकेशन फॉर रिप्रोडक्शन। इन द केस ऑफ सकर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सॉइल के नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, उससे अराइज करने वाली ब्रांचेस कुछ दूरी तक तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती हैं और उसके बाद वो ऊपर की ओर राइज कर जाती हैं। हमने क्राइसैंथेमम और बनाना के प्लांट के आसपास छोटे प्लांटलेट्स अराइज कर जाते हैं। दे आर मेनली बिकॉज ऑफ दीज सकर फॉर्मेशन। एक्वेटिक रनर और आई कैन से ऑफसेट हमें पिस्टिया और आइकॉर्निया में ऑब्जर्व हो रहा होता है। आइकॉर्निया बहुत तेजी से वाटर के सरफेस पर ग्रो कर रही होती हैं। यहाँ पर 1 इंटरनोड लॉन्ग हमें ऑफसेट ऑब्जर्व होता है, फुला हुआ होता है, स्वलन होता है ताकि वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर सके। और यहाँ पर हर एक नोड से नीचे की ओर तो टफ्ट ऑफ रूट और ऊपर की ओर रोजेट ऑफ लीफ ऑब्जर्व हो रही होती हैं।
All these are modification for reproduction, vegetative propagation. Now, aerial modifications are for different purposes. अगर हम स्टेम टेंडल की बात करें जो कि हमें गुड्स और ग्रेपवाइन में ऑब्जर्व हो रही होती हैं, गुड्स मीन कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन फैमिली कुकुरबिटेसी के जो मेंबर्स हैं, हम अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो नोड है, एक्सिलरी बड जो नोड पर अवेलेबल है, वो अपने आप को ब्रांच में मॉडिफाई ना करते हुए टेंडल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेती है ताकि ब्रांच अपने सपोर्ट के साथ एडहेयर करते हुए राइज कर सके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। दूसरी ओर बोगनविलिया और सिट्रस के अंदर एक्सिलरी बड जो कि ब्रांच का फॉर्मेशन कर रही थी, वो अब यहाँ पर डेवलप होते हुए स्टेम थॉर्न को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर वुडी एपेक्स अवेलेबल है और इस बात का एविडेंस कि भाई ये वास्तव में मॉडिफाइड ब्रांच ही है। कभी कभी हमें यहाँ पर लीव्स और फ्लावर्स हमें ऑब्जर्व हो रहे होते हैं नोट्स पर। फालोक्लेड एक ऐसा स्टेम का मॉडिफिकेशन है जहाँ पर कि लीफ का मॉडिफिकेशन भी ध्यान देने का है। यहाँ पर मेन जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ये ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर मिलने वाला ऑब्जर्वेशन है हमारा। और लीफ जो होती हैं वाटर के लॉस को कम कर देने के लिए स्पाइन में अपने आप को मॉडिफाई कर देती हैं। तो स्टेम टेंड्रल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, स्टेम थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड फालोकेड फॉर फोटोसिंथेसिस हुए मॉडिफिकेशंस हैं। इफ यू ऑब्जर्व द लीफ, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, इट इज अरेंज्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन और ऑर्डर, मीन नीचे ओल्ड लीफ होंगी, ऊपर की ओर टिप की ओर हमें न्यू लीव्स ऑब्जर्व होती हैं। एक लीफ को ऑब्जर्व किया जाए तो उसकी एक्सिल में एक्सिलरी बड हमें ऑब्जर्व होती है और यही एक्सिलरी बड बाद में दूसरी डिस्टिंक्टिव फंक्शन का स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर कि लीफ स्टेम से एसोसिएट करती है, कुछ प्लांट्स में, सब में तो नहीं, हमें स्टिप्यूल्स ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। जहाँ पर लीफ अपनी मेन ब्रांच से एसोसिएट करती है, दैट एरिया इज रेफर्ड एज लीफ बेस। लीफ बेस पीटियोल से जाकर के एसोसिएट करता है। पीटियोल लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है जो कि हवा चलने पर लीफ को फ्लटर करने की फ्रीडम देती है ताकि उसका एरेशन हो सके, कूलिंग हो सके। अगर लीफ में पीटियोल की अवेलेबिलिटी है, लीफ इज रेफर्ड एज पीटियोलेट लीफ। लेकिन अगर लीफ में पीटियोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल ग्रासेस, तो हमें उसे ससाई लीफ कहना होगा। पीटियोल भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। आइकॉर्निया में ये स्वलन होकर के फ्लोटिंग करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम सिट्रस की लीफ को देखें तो यही पीटियोल विंग्ड हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। इन द केस ऑफ अदर प्लांट्स हम अगर ऑब्जर्व करें तो और भी कई मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो पीटियोल ठीक आगे जा कर के लेमिना से एसोसिएट करता है, जो फ्लैट ब्रॉड स्ट्रक्चर है। ये लाइट को ट्रैप करती है, फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। फर्स्ट वी टेक इनटू अकाउंट अबाउट द लीफ बेस। लीफ बेस दो तरह के हमें ऑब्जर्व होते हैं। लीफ बेस कुछ लेग्यूम में फूला हुआ स्वलन ऑब्जर्व हो रहा होता है और कुछ प्लांट्स में, ग्रासेस फॉर एग्जांपल, हमें शीथिंग कवरिंग लीफ बेस ऑब्जर्व होता है जो कि अपने ब्रांच को कवर कर लेता है ना। अगर हम एक टिपिकल लीफ को ऑब्जर्व करें तो उसमें बहुत प्रोमिनेंटली लेमिना में हमें वेनेशन ऑब्जर्व होता है जो कि लेमिना को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये वाटर मिनरल के सप्लाई और बने हुए फूड के कलेक्शन से भी कंसर्न होता है। अगर हम देखें तो दो तरह की हमें वेनेशंस लीफ में ऑब्जर्व हो रही होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन विच इज़ क्वाइट क्लोजली कंसर्न विद द डाइकॉट लीफ, हमें उनमें देखने के लिए मिलती है। कह लीजिए डोर्सो इंटर लीफ में हमें ऑब्जर्व हो रही होती हैं। लेकिन मोनोकॉट लीफ में हमें पैरेलल वेनेशन ऑब्जर्व होता है। अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन को देखें तो इनके अंदर हमें वेनलेट्स का एक नेटवर्क मिलता है, लेकिन ऐसा कोई नेटवर्क पैरेलल वेनेशन लिए हुए मोनोकॉट लीव्स में ऑब्जर्व नहीं होता है। हमेशा एक्सेप्शन तो रहे ही है। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हमारे पास डाइकॉट प्लांट भी हैं, फॉर एग्जांपल कैलोफिलम, डाइकॉट होने के बावजूद भी इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। सिमिलरली स्माइलेक्स जो कि एक मोनोकॉट प्लांट है, उसमें मोनोकॉट होने के बावजूद भी हमें इसमें रेटिकुलेट वेनेशन ऑब्जर्व हो रहा होता है। दे आर ऑल्सो फर्दर कैटेगराइज्ड। ना अगर हम लीव्स को ऑब्जर्व करें तो लीफ मेनली हमें दो तरह की देखने के लिए मिलती हैं। अगर लीफ की लेमिना के मार्जिन
जो है या तो एंटायर हो, मीन किसी भी तरह का डैमेज ना हो, या वो इंसाइज्ड हो, लेकिन ये इंसिजन यानी कटाव जो है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचे, पीटियोल तक न पहुंचे, सच काइंड ऑफ लीफ इज रेफर्ड एज सिंपल लीफ। हमें बैनियन में जो लीफ देखने के लिए मिलती है वो एक तरह की सिंपल लीफ है, लेकिन दूसरी और ऐसी लीफ जिसमें कि मान लीजिए इट वॉज अ लीफ और इस लीफ के अंदर इंसिजन्स डेवलप हुए और ये इंसिजन्स जो हैं दे रीचेस टू मिड रिब, और इस तरीके से लेमिना कई सारे छोटे लीफलेट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। सच काइंड ऑफ लीव्स आर नोन एज कंपाउंड लीफ। लेकिन जहाँ पर ये मिड रिब तक पहुँची है, अब मिड रिब रैकिस कहलाती है। सच काइंड ऑफ कंपाउंड लीफ आर नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नीम में ऐसा होता है। लेकिन अगर से इज अ सिंपल काइंड ऑफ लीफ और इसमें इंसिजन जो है वो पीटियोल तक पहुँचे और लेमिना कई सारे लीफलेट में अपने आप को डिवाइड कर ले, सच काइंड ऑफ लीफ इज नोन एज पामेटली कंपाउंड लीफ, जो कि हमें सिल्क कॉटन में ऑब्जर्व हो रही होती है। दे आर ऑल्सो फर्दर कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरीज। नाउ जैसे हमने ऑब्जर्व किया था कुछ देर पहले कि लीफ मॉडिफाई हो गई थी फाइलोक्लेट के केस के अंदर, अब इसे बात को वहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर वेरियस पर्पसेस, मेनली फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सपोर्ट एंड स्टोरेज और अदर फंक्शंस के लिए भी। अगर हम ओपेनशिया को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेन स्टेम है वो तो फाइलोक्लेट में मॉडिफाई कर जाता है, लेकिन लीफ जो होती हैं वो अपने आप को स्पाइन में मॉडिफाई करती हैं दो पर्पस के लिए, एक तो प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर देने के लिए। पी में हमें लीफ मॉडिफाई मिलती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, वो टनल में मॉडिफाई कर जाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं, प्लांट के मेन स्टेम को हेल्प कर रही होती हैं क्लाइंब करने के लिए। अनियन में हमने देखा था कि स्टेम मॉडिफाई हो गया था डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में और फूड का स्टोरेज वहाँ स्टेम बना होकर के फ्लैशी लीव्स में हमें ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जिसमें कि कंपाउंड लीफ होती हैं, शुरुआत में पीटियोल जो जनरेट होता है नॉर्मल पीटियोल की तरह ही होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर अवेलेबल ये कंपाउंड लीफ तो गिर जाएंगी, टूट जाएंगी और सिर्फ ये पीटियोल रह जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इट इज़ रेफर्ड एज फेलोड। लेकिन कुछ प्लांट जो कि इंसेक्टिवरस हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल नेपेंथीज, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पूरी लीफ इन द केस ऑफ सम प्लांट मॉडिफाई हो जाती हैं इंसेक्ट को कैच करने के लिए, ब्लैडर वर्ड के अंदर लीफ ब्लैडर फॉर एग्जांपल। लेकिन नेपेंथीज के अंदर जहाँ पर लीफ पिक्चर अवेलेबल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेमिना का मॉडिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, आप देखें तो लीफ का जो टिप है वो लिड लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो चुका होता है यहाँ पर ना। अगर हम ऑब्जर्व करें तो अलग अलग प्लांट में जो अरेंजमेंट है लीफ का विच इज़ नोन एज फाइलोटैक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। जो अरेंजमेंट है लीफ का इट इज़ नोन एज फाइलोटैक्सी। अलग अलग प्लांट में अलग तरह से हमें ऑब्जर्व हो रही होती है। मेनली तीन तरह की है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। एक नोड पर एक ही लीफ का फॉर्मेशन हो और जब दूसरी नोड पर लीफ बने तो प्रीवियस के जस्ट अल्टरनेटली अराइज कर रही हो, इट इज़ नोन एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, जो कि हमें मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज में ऑब्जर्व हो रही होती है। अगर एक नोड पर दो लीफ अराइज करें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सच काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी। गुआवा, ऑसिमम, ऑसिमम मीन तुलसी, कैलोट्रोपिस यानी कि आँख, आंकड़ा, मदार, उनमें हमें ऑब्जर्व हो रही होती है। लेकिन अगर एक नोड पर मोर देन 2 लीव्स अराइज करें और वर्ल का फॉर्मेशन कर लें, देन सच काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज रेफर्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एल्स्टोनिया और नीरियम, नीरियम मीन कनेर, में ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रही होती है। प्लांट पर फ्लावर का फॉर्मेशन या तो सॉलिटरी हो सकता है, अगर वो एपिकल मेरिस्टेम से बने तो सॉलिटरी फ्लावर बनता है, या फिर फ्लावर्स एक ग्रुप में अरेंज हो सकते हैं। दिस बुके इज रेफर्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। या कह लीजिए कि मदर एक्सिस के ऊपर, पेडंकल के ऊपर फ्लावर्स का क्या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, किस तरीके से वो अराइज कर रहे हैं, इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। दो तरह का है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर
एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को सस्टेन करे और लंबे टाइम के लिए आगे बढ़ता जाए, और पीछे की ओर नोड पर छूट गई जो एक्सिलरी बड हैं वो अपने आप को फ्लावर में मॉडिफाई करती चलें। मीन जो फ्लावर पहले बना होगा, जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे की ओर, और यंग फ्लावर्स जो नए फ्लावर्स हैं वो ऊपर की ओर देखने के लिए मिलते हैं। एक्रोपीटल ऑर्डर में यहाँ पर फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब देखें तो यहाँ पर फ्लावर लेटरली ऑरिजिनेट हो रहे होते हैं, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को मेंटेन करता है, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होने वाली ग्रोथ है। फ्लावर्स एक्ट्रोपीटली यहाँ पर अरेंज रहते हैं। लेकिन इसका ठीक अपोजिट, अगर एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को एक फ्लावर में ही मॉडिफाई करके ख़त्म हो जाए, तो नीचे की ओर अवेलेबल मान लीजिए एक्सिलरी बड विल ग्रो प्रोड्यूस ए फ्लावर, फिर इसके नीचे भी अवेलेबल फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, उसके नीचे अवेलेबल जो एक्सिलरी बड है वापस से वो भी फ्लावर का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पर जो ओल्ड फ्लावर है वो तो ऊपर की ओर है, तो यंग फ्लावर जो है वो नीचे की ओर डेवलप हो रहे होते हैं। Such kind of arrangement is known as basipetal arrangement, or such kind of inflorescence is referred as cymose kind of inflorescence। क्योंकि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर में मॉडिफाई हो गया, तो लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पर पेडंकल की। Now first, if we take into account these cymose and racemose are of various types, लेकिन कुछ हमें ऐसे भी इन्फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो रहे होते हैं जो कि उस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बंद करके सामने नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल साइथियम, साइथियम को अगर हम देखें तो जो ब्रैक्ट्स होते हैं ये सभी मिल करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्रैक्ट से मिलकर के, ब्रैक्ट के फ्यूजन से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, और इसके बीच से एक फीमेल फ्लावर, इट इज अ फीमेल फ्लावर, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व द स्टिग्मा ओवर हियर। ये फीमेल फ्लावर यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर ये डेवलप होते हुए मेल फ्लावर्स है। अगर इसका सेक्शन काट करके देखा जाए तो बाहर की ओर ये रही नेक्टरीज यहाँ पर अवेलेबल, सेंटर से एक फीमेल फ्लावर अराइज कर रहा होता है, और उसके चारों यहाँ पर मेल फ्लावर्स अवेलेबल हैं। दीज फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स, जस्ट द gynosium is representing the female flower and the stamens are representing these male flowers actually। हम देखें लगता है कि ये कोई फ्लावर, ये फ्लावर नहीं, वास्तव में एक इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरी ओर अगर हम अंजीर को देखें और अंजीर का सेक्शन काट करके, वर्टिकल सेक्शन कट करके उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पेडंकल है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर में अपने आप को मॉडिफाई कर देता है, और ऊपर की ओर एक ऑस्टियोल अवेलेबल है, बीच में यहाँ पर एक कैविटी डेवलप कर जाती है, जिसमें ऊपर की ओर यहाँ पर तो मेल फ्लावर्स अवेलेबल हैं, ये रहे मेल फ्लावर्स, और बेस की ओर फीमेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। बीच में हमें यहाँ पर न्यूटर फ्लावर्स ऑब्जर्व होते हैं। सच काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम हमें फाइकस में, अंजीर जो हम खाते हैं एक्चुअली वो साइकोनियम किस्म का फ्रूट है, और हाइपेंथोडियम के मैचुरेशन से ही उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर को ऑब्जर्व करें, जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें कि थैलेमस, ये रहा थैलेमस, थैलेमस इज एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम, और जो बाकी वर्ल्स हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। सबसे बाहर की ओर आउटर मोस्ट फर्स्ट वर्ल इज ऑफ कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। हम फुल फॉर्मूला को आगे बनाएंगे और कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ठीक अंदर की ओर पेटल से मिलकर के बना हुआ वर्ल कोरोला अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज वर्ल्स आर एसेसरी और स्ट्राइल काइंड ऑफ वर्ल्स। इनके ठीक अंदर की ओर दो और वर्ल्स हमें ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। थर्ड वर्ल इज कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स नोन एज एंड्रोजियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, और हम इसे फुल फॉर्मूला में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे अंदर की ओर इनर मोस्ट स्ट्रक्चर कोई अवेलेबल है तो वो ये रही यहाँ पर कार्पल से मिलकर के बनी हुई, पिस्टल से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर नोन एज गाइनोजियम। ये कैपिटल जी से रिप्रेजेंट की जाएगी इन फुल फॉर्मूला। Both of them are actually essential for reproduction. That's why they are essential world or reproductive world. These are individual parts as given in the book. Flowers further can be classified into various categories. अगर flower में सारे के सारे worlds, all 4 worlds are available, present हैं, then such kind of flower is referred as complete flower। और कोई एक भी वर्ल्ड अगर एब्सेंट है, चाहे वो एसेसरी वर्ल्ड हो या फिर वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड हो, एनी ऑफ द वर्ल्ड इज एब्सेंट नेचुरली, सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर।
क्योंकि कंप्लीट फ्लावर में सारे वर्ल्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों तरह के सेक्सुअल ऑर्गन्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। दीज फ्लावर्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज परफेक्ट फ्लावर। हम फ्लोरल फॉर्मूला में इस नोटेशन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी ओर ऐसे फ्लावर जिनमें कि एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है, या तो वहाँ पर स्टेमन्स हैं या फिर वहाँ पर कार्पल की अवेलेबिलिटी है। अगर सिर्फ स्टेमन्स की अवेलेबिलिटी है, मीन दे आर मेल फ्लावर्स, दे आर नोन एज स्टेमिनेट फ्लावर्स, और हम इसे इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यहाँ पर इससे उनमें पिस्टल की अवेलेबिलिटी है, स्टेमन्स नहीं है, सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज पिस्टलेट फ्लावर, और इस नोटेशन से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनमें एक कमी है तो हम उन्हें इम्परफेक्ट फ्लावर कह करके भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद रखें, कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर। नाउ अगर हम फ्लावर्स को नेचर में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एंजियोस्पर्म दो तरह के हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। यूजुअली जो हमारे पास डाइकॉट के फ्लावर्स होते हैं वो या तो 4 के मल्टीपल में वर्स लिए हुए होते हैं या 5 के मल्टीपल में, तो टेट्रामेरस है या फिर पेंटामेरस है। लेकिन मोनोकॉट के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली ट्राइमेरस किस्म के होते हैं, 3 के मल्टीपल में हमें वहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होती हैं। नाउ अगर हम फ्लावर को सिमेट्री के हिसाब से क्लासीफाई करें तो हम देखते हैं कि 2 तरह के फ्लावर नेचर में अवेलेबल हैं। एक तो वो जिनमें कि सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल फ्लावर, दूसरे वो जिनमें कि सिमेट्री नहीं होती, फॉर एग्जांपल कैना, इन्हें एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। अगर फ्लावर को हाथ में लेकर के वर्टिकली हम उसे कट करें और कट करने पर बनने वाले हाफ एक जैसे ही हों, चाहे किसी भी प्लेन में हम उसे कट कर दें, सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज रेफर्ड एज रेडियल सिमेट्री एंड फ्लावर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। और इस नोटेशन से हम उसे आगे रिप्रेजेंट करेंगे। मस्टर्ड, दतूरा, चिली, हम इनमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जिन्हें हाथ में लिया जाए तो एक ही एक्सिस होती है, जिसके अलॉन्ग अगर कट करेंगे तो बनने वाले हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मीन फ्लावर इज हैविंग बायलेटरल सिमेट्री एंड फ्लावर इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। पी, बीन, गुलमोहर फैमिली फेबेसी जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें उनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। हम आगे फ्लोरल फॉर्मूला में परसेंटेज के साइन से या इस क्रॉस से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स क्लासीफाई करें तो 3 तरह के फ्लावर्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। अगर गाइनोसियम थैलेमस पर सबसे ऊपर की ओर लोकेटेड है, बाकी सारे वर्ल्स थैलेमस से, गाइनोसियम से या ओवरी से नीचे ही अराइज करते हैं थैलेमस के ऊपर, सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर्स एंड ओवरी इज सेड टू बी द सुपीरियर। और हम उसे इस तरीके से जी के अंडरनीथ एक बार या एक लाइन ड्रॉ करते हुए, जी को अंडरलाइन करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, या कह लीजिए जो भी हम फैमिलीज आगे अब 4 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी वाली, उन सभी के अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर ही है। इन द केस ऑफ सम प्लांट्स हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जो गाइनोसियम है वो सेंटर में है और बाकी जो वर्ल्स होते हैं वो थैलेमस की रिम पर अराइज कर रहे होते हैं। आई रिपीट अगेन, गाइनोसियम सेंटर में है थैलेमस पर और बाकी वर्ल्स जो है वो थैलेमस की रिम पर अराइज करते हैं, लगभग सेम लेवल पर। आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लगभग सेम लेवल पर ये अराइज कर रहे होते हैं। सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्ड एज पेरिगाइनस फ्लावर एंड ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। रोज, प्लम, पीच में हमको ऐसा ऑब्जर्व होता है। लेकिन इन दिस केस ये जो थैलेमस का पार्ट है ये ओवरी की वॉल से फ्यूज बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अगर थैलेमस ओवरी की वॉल से फ्यूज कर जाए और बाकी वर्ल ओवरी से, ठीक ओवरी के इंसर्शन से बाकी जो वर्ल्स हैं वो ऊपर की ओर लोकेटेड हैं, सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्ड एज एपिगाइनस फ्लावर एंड ओवरी सेड टू बी इंफीरियर ओवरी, और जी बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एंड रे एंड डिस्क फ्लड्स ऑफ सनफ्लावर में हमको ऐसा ऑब्जर्व होता है। फ्लावर्स जिस एक्सल में अराइज करते हैं वो लीफ ब्रेक्ट कहलाती है, क्योंकि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है तो पेडंकल पर भी नोड हो सकती हैं और वहाँ से छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक्टियोल अराइज करती है। तो यू कैन से
ब्रैक्ट एक ऐसी लीफ है जिसकी एक्सिल में फ्लावर का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट अवेलेबल है, इट इज रेफर्ड एज ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, इट इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। हम फ्लोरल फॉर्मूला में इसे BR और EBR लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये ब्रैक्ट कुछ प्लांट्स में मॉडिफाई भी हो जाते हैं। अगर हम मेज को, भुट्टे को जब हम छीलते हैं तो जो हरे जो कवर हैं, दे आर नोन एज पैथ, दे आर एक्चुअली ब्रैक्ट। वीट में बहुत पतले ग्लूम अवेलेबल होते हैं। बोगनविलिया का जो फ्लावर हम देखते हैं, जो कि वास्तव में एक तरह का साइमोज है, बाइपरस साइम होता है, वहाँ पर जो अवेलेबल ब्रैक्ट हैं वो कलरफुल हो जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट को, नोन एज पेटलॉइड काइंड ऑफ ब्रैक्ट। और ब्रैक्ट का जो वर्ल है, इट इज रेफर्ड एज इनवॉल्यूकर। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स सेपल से मिलकर के बना हुआ है। अगर सारे के सारे सेपल एक दूसरे से फ्री हैं, देन इट इज नोन एज पॉलीसेपलस कंडीशन, और हम इसे के साथ नंबर ऑफ सेपल को लिख करके सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ फैमिली सोलनेसी, हम देखते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल जो सेपल्स होते हैं ये कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, यूनाइट कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, और इस यूनाइटनेस को ही हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपलस। कुछ प्लांट्स के अंदर यही सेपल मॉडिफाई हो जाते हैं। इन द केस ऑफ सनफ्लावर, ये सेपल पैपस में मॉडिफाई हो जाते हैं और बाद में फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इन द केस ऑफ म्यूसेंटा, ये सेपल्स जो है एट्रैक्टिव हो जाते हैं, एडवर्टाइजिंग फ्लैग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। ना जो टर्मिनोलॉजी हमने काम में ली थी कैलिक्स के लिए, वो कोरोला पर भी एप्लीकेबल है, बट विद सम चेंजेस। अगर सारे के सारे जो पेटल्स हैं एक वर्ल्ड के अंदर, एक कोरोला के अंदर, अगर फ्री हैं, इट इज रेफर्ड एज पॉलीपेटलस कंडीशन, सी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको। और अगर वो यूनाइटेड हैं, फ्यूज हैं एक दूसरे के साथ, इट इज नोन एज गैमोपेटलस कंडीशन। और अगेन नंबर ऑफ पेटल्स को ब्रैकेट में लिख करके अप्लाई किया जाएगा। हम पॉलीपेटलस कंडीशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलीपेटलस कोरोला दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, सिमेट्रिक के साथ पॉलीपेटलसनेस को। इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन के अंदर क्रूसिफॉर्म कोरोला इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये एक टेट्रामेरस फ्लावर क्रूसिफेरिका है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लावर जो यहाँ पर अवेलेबल हैं क्रूसिफेरिका के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पर जो पेटल्स अवेलेबल हैं उसके दो पार्ट किए जा सकते हैं। एक तो वहाँ पर लिम्ब अवेलेबल है, दिस इज लिम्ब, दिस इज क्लॉ। ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से 90 के एंगल पर अवेलेबल है। एक क्रॉस बनाते हुए ये एग्जिस्ट करते हैं, तो क्रूसिफॉर्म कोरोला। लेकिन अगर हम मटर के फ्लावर को ऑब्जर्व करें, पी के फ्लावर को ऑब्जर्व किया जाए, तो बटरफ्लाई लाइक नज़र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लार्ज वैक्सिलम यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल्सो रेफर्ड एज स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड आगे इन दो विंग्स को, दीज आर टू विंग्स को कवर करता है, और ये रहे दो जुड़े हुए यहाँ पर कील। Such kind of structure is known as papilionaceous kind of corolla. Similarly, gamopetalous condition में भी actinomorphic gamopetalous और zygomorphic gamopetalous conditions observe होती हैं। Now, अगर हम बर्ड स्टेज के अंदर सेक्शन काट करके फ्लावर के बर्ड को ऑब्जर्व करें, तो वहाँ पर अवेलेबल जो पेटल्स होते हैं वो अरेंज्ड हैं। अगर वहाँ पर अवेलेबल पेटल्स, एक बात और साथ में कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ पेटल्स के लिए नहीं है, ये कैलिक्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है ना। अगर हम देखें कि जो पेटल्स या सेपल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते हैं इनके मार्जिन, याद रखें इसके अलावा ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ भी सकते हैं या एक दूसरे के साथ फ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। सच काइंड ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन। कैलोट्रोपिस में हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा क्रूसिफेरियस, सोलनेसी और लिलिएसी के मेंबर्स में भी ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होता है। हम जब भी एस्टिवेशन की बात करते हैं तो सेक्शन फुल बर्ड का काटा जा रहा होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर ये मदर एक्सिस है
और यहाँ पर फ्लोरल बड की अवेलेबिलिटी है, ये रही मान लीजिएगा यहाँ पर फ्लोरल बड। हम जो सेक्शन काटते हैं इसका तो पीछे की ओर ये मदर एक्सिस होती है। जिस और मदर एक्सिस है दिस पार्ट इज रेफर्ड एज पोस्टीरियर, और इस मदर एक्सिस को इस तरीके से इस ब्लैक स्पॉट से हम रिप्रेजेंट, ब्लैक डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट मे बी सॉलिड, इट मे नॉट बी अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मदर एक्सिस जो पोस्टीरियर पार्ट को, ये इसके एंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर यहाँ पर अवेलेबल पेटल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हों कि उनका एक मार्जिन दूसरे के पेटल्स के मार्जिन को ओवरलैप करे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज़ नोन एज ट्विस्टेड। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के होती है, इट इज़ रेफर्ड एज इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट दो तरह का है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो एक तरह का असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, लेकिन हम अगर ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ फैबेसी, हम देखते हैं कि पीछे की ओर एक लार्ज वैक्सिलम अवेलेबल है जो आगे आने वाले इन विंग्स को कवर करता है, और ये विंग्स जो हैं आगे अवेलेबल इन दो फ्यूज्ड कील्स को कवर कर रही होती है। इट इज रेफर्ड एज वैक्सिलरी और डिसेंडिंग काइंड ऑफ इम्ब्रिकेट। वेलवेट एस्टिवेशन, जैसा कि मैंने कहा, क्रूसिफेरियस सोलनेसी डिलीसी के अंदर है। दूसरा एस्टिवेशन हमें फैमिली मालवेसी के मेंबर्स में ऑब्जर्व हो रहा होता है। चैनरोज एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है उसका। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन केस या गुलमोहर के फ्लावर्स में अवेलेबल है, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन फैबेसी के मेंबर्स में पी बीन में ऑब्जर्व होता है। अब बात करते हैं कोरोला के ठीक अंदर की ओर अवेलेबल एंड्रोजियम के बारे में। हम अगर एक टिपिकल स्टेमन को ऑब्जर्व करें जो कि मिलकर के एंड्रोजियम को बना रहे होते हैं, इसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। इनके एसोसिएशन के हिसाब से चार तरह के हमें स्टेमन्स ऑब्जर्व होते हैं। अगर यहाँ पर एंथर की लोब के बीच में ये कनेक्टिव क्लियरली विजिबल हो जो कि नीचे की ओर इस फिलामेंट से एसोसिएट करता है, माइकेलिया में ऐसा देखने के लिए मिलता है। इट इज़ नोन एज एडेनेट काइंड ऑफ स्टेमन। और इस तरह की सिचुएशन जिसमें कि हमें कनेक्टिव ऑब्जर्व नहीं होता है, हालांकि फिलामेंट जाकर के एंथर की बेस से एसोसिएट करता है, नोन एज बेसिफिक्स, क्वाइट कॉमन। ठीक इसी तरीके से अगर एंथर की लोब के डॉर्सल पार्ट से अगर एसोसिएट करे, इट इज़ नोन एज डॉर्सिफिक्स। और ये ऐसा एसोसिएशन हो जिसमें कि ये अपने अटैचमेंट के अलॉन्ग पेंडुलम की तरह मूव कर सके, फॉर एग्जांपल ग्रासेस में हमें देखने के लिए मिलता है, इट इज़ नोन एज वर्सेटाइल काइंड ऑफ स्टेमन। ऑन द बेसिस ऑफ कोहेजन, कोहेजन में स्टेमन जो कि एक ही वर्ल्ड में एंड्रोजियम में अवेलेबल हैं, एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, नोन एज कोहेजन। हम उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट ही एसोसिएट करे, इट इज़ नोन एज अडेल्फी। अगर अडेल्फी की बात की जाए, सारे के सारे स्टेमन जुड़ जाएं, फॉर एग्जांपल चैनरोज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो फिलामेंट है एक दूसरे से एसोसिएट कर जाता है और स्टाइल के चारों ओर एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, और ऊपर की ओर ये एंथर की लोब्स यहाँ पर हमें क्वाइट कॉमनली एविडेंटली ऑब्जर्व हो रही होती हैं। सब मिलकर के एक ग्रुप बन गया, बोलेंगे मोनो अडेल्फस कंडीशन। लेकिन इन द केस ऑफ फैबेसी पी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 9 एक और हैं और एक अलग से यहाँ पर अवेलेबल हैं। दो ग्रुप बन गए हैं। एसोसिएशन यहाँ पर भी हमें सिर्फ फिलामेंट के अलॉन्ग देखने के लिए मिला, डायअडेल्फस कंडीशन है। लेकिन इन द केस ऑफ सिट्रस हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर बन जाते हैं, नोन एज पॉलीअडेल्फस कंडीशन। अगर इसके अलावा फैमिली कंपोजिटी में हम देखें तो हम पाते हैं कि वहाँ पर जो एसोसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंथर की लोब के साथ है। वहाँ पर जो फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट वहाँ पर पेटल में एसोसिएट करते हैं, जुड़ रहे होते हैं, फ्री होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो एंथर की लोब के साथ है, इट इज नोन एज सिंजिनेशियस कंडीशन। लेकिन एंथर की लोब, फिलामेंट, सब कुछ आकर के एक दूसरे के साथ मिल जाए, कंडीशन इज नोन एज सिलेंडरस कंडीशन। मेल फ्लावर्स और कुकुरबिटेसी ऐसा ही ऑब्जर्व हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एंड्रोजियम में अवेलेबल स्टेमन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही एसोसिएट करें, वो एक दूसरे से दूसरे वर्ल्ड के मेंबर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज एडेशन। एडेशन मेनली दो तरीके से, अगर ये जो स्टेमन्स हैं पेटल के साथ एसोसिएट करें, फॉर एग्जांपल सोलनेसिक मेंबर्स में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर सिंजिनेशियस में मैंने कहा कि कंपोजिटी के मेंबर्स में जो फिलामेंट थे वो एसोसिएट कर रहे थे, जुड़े हुए थे पेटल से। सच काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस कंडीशन। फुल फॉर्मूला के अंदर हम इसे
सी और ए के ऊपर एक ब्रैकेट, एक बार की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक कनेक्टिंग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इन द केस ऑफ लिलिएसी हम पाते हैं कि वहाँ पर सेपल और पेटल में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। सच काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज टेपल्स एंड देयर व्हर्ल इज नोन एज पेरियंथ। अनियन लिली या फैमिली लिलिएसी में हम देखते हैं कि वहाँ पर अवेलेबल जो स्टेमन्स होते हैं इन सम मेंबर्स वो पेरियंस में टेपल से एसोसिएट कर जाते हैं। सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज एपिफिलस। सो लिलिएसी के अंदर हम पेरियंथ और एंड्रोजियम के बीच में एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं इनरमोस्ट वर्ल के बारे में, नोन एज गाइनोजियम। गाइनोजियम या तो एक कार्पल का बना हुआ हो, नोन एज मोनोकार्पलरी, या कई सारे कार्पल्स के मिलकर के बना हुआ हो, नोन एज पॉलीकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी कंडीशन। एक ही कार्पल अगर अवेलेबल है, जी और उसके साथ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फैमिली फेबेसी, पी बीन ग्राम में हमको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होता है। लेकिन पॉलीकार्पलरी कंडीशन फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक फ्लावर में अवेलेबल सारे कार्पल एक ही थैलेमस पर लगे हुए हैं और एक दूसरे से अलग अलग हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, सच कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस एग्जाम्पल लोटस, रोज एंड माइकेलिया। ऑन द अदर साइड अगर एक थैलेमस पर कई सारे कार्पल हैं लेकिन वो फ्यूज कर गए हैं, अब फ्यूजन सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से हो, या यहाँ पर देखें कंप्लीटली फ्यूज कर जाएं, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ स्टेम जो स्टिग्मा है वही फ्री है, दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। और इसे इस तरीके से हम फुल फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इनका सेक्शन काट करके ओवरी के अंदर कितने यहाँ पर ओवरी की फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन हुआ है हमें चेक करना है। अगर हम ओवरी का सेक्शन काट करके देखें तो उसमें किस तरीके से प्लेसेंटा अवेलेबल है, यानी कह लीजिए वहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन है, इसे ऑब्जर्व करने के लिए हम ओव्यूल की लोकेशन, ओव्यूल कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ओव्यूल प्लेसेंटा से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अगर हम पी या फैमिली फेबेसी की बात करें तो वहाँ पर मार्जिन पर प्लेसेंटा अवेलेबल है जिसके ऊपर की ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। हम अगर पी के एक फ्रूट को ऑब्जर्व करें, एक फली को ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं ओपन करने के बाद कि सारे के सारे जो सीड्स होते हैं वो एक साइड में लगे हुए होते हैं। दीज सीड्स आर रिप्रेजेंटिंग ओव्यूल और एक साइड पर एसोसिएट किए हुए हैं, दे आर मार्जिनल प्रेजेंटेशन शोइंग। अगर यहाँ पर सेक्शन काटने पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ लेमन, तो हम देखते हैं कि सेंटर की और सीड की अवेलेबिलिटी होती है। सेंट्रल एक्सिस पर यहाँ पर अगर ओव्यूल अवेलेबल हैं, मल्टीपल लॉक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इट इज़ नोन एज एक्साइल प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर सेप्टम भी हमको ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज एक्साइल प्रेजेंटेशन। हमें ऐसा प्रेजेंटेशन जो है वो सोलनेसी में और लिलिएसी में ऑब्जर्व होता है। लेकिन इन द केस ऑफ फैमिली क्रूसिफेरी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर लॉक्यूल तो एक ही है और प्लेसेंटा ओवरी की वॉल की इनर सरफेस पर लगी हुई होती है जहाँ से कि ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज पैराइटल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसिफेरी। लेकिन अगर एक ऐसा एक्साइल प्रेजेंटेशन सोचिएगा जिसमें कि सेप्टा की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक ही लॉक्यूल है और सेंट्रल एक्सिस पर यहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रिमरोज एंड डायंथस में हमको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होता है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ फैमिली पोएसी तो हम देखते हैं कि ओवरी के बेस से प्लेसेंटा जहाँ पर है वहाँ से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर बेस प्लेसेंटा लगी हुई है जहाँ पर कि एक ओव्यूल यूजुअली अवेलेबल है, नोन एज बेसल प्रेजेंटेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मॉडिफाई इनटू अ फ्रूट और उसमें अवेलेबल ओव्यूल जो हैं वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं। एक ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट ट्रू फ्रूट है, लेकिन अगर कंप्लीटली ओवरी के अलावा जो पार्ट्स हैं उनसे फ्रूट बने, दे आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वो ओवरी के अलावा ही होगा और उनसे बनने वाले फ्रूट्स आर रेफर्ड एज फॉल्स फ्रूट। सच काइंड ऑफ फ्रूट्स आर कॉम्पोजिट फ्रूट जो कि कंप्लीटली इन्फ्लोरेसेंस से अराइज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोनस जो कि हम अंजीर का फ्रूट जो हम देखते हैं वास्तव में हाइपेंथोडियम का ही मॉडिफिकेशन है आफ्टर मैच्योरिटी, इट इज़ साइकोनस। और इन द केस ऑफ जैक फ्रूट,
और मलबरी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें सोलोसिस देखने के लिए मिल रहा होता है, जहाँ पर कि स्पेडिक्स कैटकिन वगैरह जो हैं वो मॉडिफाई करके एक पूरे के पूरे फ्रूट का फॉर्मेशन कर देते हैं। याद रखें, ऑल कंपोजिट फ्रूट्स आर एक्चुअली स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। जो ट्रू फ्रूट्स हैं हमें मेनली सिंपल फ्रूट्स में देखने के लिए मिलते हैं, और इन्हीं सिंपल फ्रूट का जो एग्रीगेशन है वो एग्रीगेट फ्रूट कहलाते हैं। ना सिंपल फ्रूट्स वो हैं जिनका फॉर्मेशन एक ऐसे ओवरी से, ऐसे फ्लावर से हो रहा है जहाँ पर कि एक ही कार्पल अवेलेबल है, और अगर मल्टीपल कार्पल अवेलेबल हैं तो वो सिंकापस कंडीशन में है। लेकिन एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर की एपोकार्पस कंडीशन में गाइनोसियम है या एपोकार्पस कंडीशन अवेलेबल है, सारे के सारे जो ओवरीज हैं वो अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्लावर बनेगा एक ही उस डंठल के ऊपर। फॉर एग्जांपल इटीरियो ऑफ एकीन, इटीरियो बेरी। अगर हम स्ट्रॉबेरी को ऑब्जर्व करें तो वास्तव में वो इटीरियो ऑफ एकीन्स हैं। यहाँ पर फ्लैशी थैलेमस होता है जो कि हम मेनली कंज्यूम करते हैं, और उस स्ट्रॉबेरी पर जो छोटे छोटे सीड्स अवेलेबल हैं दे आर एक्चुअली एकीन सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं। और जो कस्टर्ड एप्पल हम कंज्यूम करते हैं, सीताफल भी हम कह देते हैं उसे, वो इटीरियो ऑफ बेरीज है। नाउ वी मेनली डिस्कस अबाउट दीज सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स ऐसे फ्रूट जिनमें की पेरिकार्प वेल डेवलप्ड होती है, फ्रूट वॉल इस पेरिकार्प वेल डेवलप्ड होती है, एपी मेसो एंडोकार्प में डिविजिबल है, नोन एज फ्लैशी फ्रूट्स। और जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प नहीं होती है, यूँ कह लीजिए कि पेरिकार्प फ्रूट वॉल वेल डेवलप्ड नहीं होती, आर नोन एज ड्राई फ्रूट्स। फर्स्ट वी टेक इनटू द अकाउंट अबाउट द फ्लैशी फ्रूट्स। जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैशी फ्रूट्स वो हैं जिनमें कि हमें पेरिकार्प वेल डेवलप्ड देखने के लिए मिलती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रू फ्रूट। हमने मैंगो को एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर लिया। आउटर मोस्ट हमें एपिकार्प ऑब्जर्व होती है, इसके ठीक अंदर की ओर मेसोकार्प है। मैंगो फ्लैशी फ्रूट है, मेसोकार्प इज एडिबल। और इसके ठीक अंदर की ओर हार्ड एंडोकार्प होती है जो कि स्टेरॉइड्स की वजह से हार्ड होती है, और अंदर एक सिंगल सीड अवेलेबल है। तो ड्रू वास्तव में एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर की हार्ड एंडोकार्प है और सिंगल सीड होता है। ये मैंगो का एग्जाम्पल था, लेकिन सभी में मेसोकार्प फ्लैशी नहीं होती। अगर मैं कोकोनट का एग्जाम्पल लूँ तो हमें फाइब्रस मेसोकार्प देखने के लिए मिलती है, और कोकोनट के अंदर एडिबल पार्ट जो है उसका एंडोस्पर्म है, या फिर कह लीजिए कि सीड जो है कोकोनट के अंदर एडिबल पार्ट होता है। ड्रू फ्रूट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल सीड एंड अ हार्ड एंडोकार्प। बेरी का फॉर्मेशन जो है वो मल्टीकार्परी गाइनोसियम से हो रहा होता है। मोनोकार्परी भी प्रोड्यूस कर सकता है, पर अगर मल्टीकार्परी सिंकापस होगा। अगर टमाटर को ऑब्जर्व करें तो एक बहुत सुंदर सा बेरी का एग्जाम्पल है। बाहर की ओर जो एपिकार्प है वो थिन किस्म की होती है, अंदर फ्लैशी पार्ट अवेलेबल है, उस फ्लैशी पार्ट के अंदर बहुत सारे सीड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि शुरुआत के अंदर प्लेसेंटा से ही एसोसिएट करते हैं, पर जैसे ही मैच्योरिटी आती है वो टूट जाते हैं, वो इससे अलग हो जाते हैं। ऐसा हमें बेरीज में देखने के लिए मिलता है। गुआवा, बनाना, टमाटो बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया गया इसका एग्जाम्पल है। पीपो जो कि फैमिली कुकुरबिटेसी का एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रूट है। खीरा बहुत सुंदर एग्जाम्पल इसका लिया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर की ओर एपिकार्प अवेलेबल है, तो ये कुछ फ्रूट्स में हम कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी यूजुअली कंज्यूम नहीं करते हैं। अंदर की ओर मेसोकार्प, फ्लैशी मेसोकार्प अवेलेबल है, और प्लेसेंटा के ऊपर यहाँ पर सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो मल्टीकार्पली सिंकार्पस गाइनोसियम से होता है, जो कि एक इंफीरियर गाइनोसियम होगा ना। अगर हम पोम को ऑब्जर्व करें तो पोम एक फॉल्स फ्रूट है, जिसमें कि हम देखते हैं कि सेंटर में, एप्पल को हम कट करके ऑब्जर्व करें तो सेंटर में यहाँ पर तो ट्रू फ्रूट अवेलेबल है हैविंग सीड्स, और जो फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है वो फ्लैशी थैलेमस है एक्चुअली। तो वास्तव में पोम फ्रूट्स, एप्पल, पियर आर एक्चुअली फॉल्स फ्रूट, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है वो अदर देन द ओवरी हुआ है। तो थैलेमस इज नॉट द पार्ट ऑफ ओवरी, अदर देन ओवरी है, इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। नाउ वी टेक एन ओवरव्यू अबाउट द ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वो है जिनमें कि मैंने कहा कि एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प का एक डिस्टिंक्शन हमें पेरिकार्प में देखने के लिए, फ्रूट फॉल में देखने के लिए नहीं मिलता है। तीन तरह के मैच्योरिटी आ जाने के बावजूद भी वो टूटे नहीं। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प यानी पेरिकार्प जो है वो टूटे नहीं, नोन एज इंडिसेंट फ्रूट। और अगर मैच्योरिटी आने पर जो फ्रूट वॉल है वो टूट जाती है, नोन एज डिसेंट फ्रूट। लेकिन टूटना कुछ ऐसे हो कि पूरे फ्रूट के
इक्वल साइज्ड टुकड़े बन जाएं या इक्वल पैटर्न लिए टुकड़े बन जाएं, नोन एज शाइजोकार्पिक काइंड ऑफ फ्रूट्स। इंडिसेंट फ्रूट्स आर ऑफ 5 टाइप। सबसे पहला कैरियोप्सिस, एकीन, नट एंड समारा। कैरियोप्सिस फैमिली पोएसी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रूट है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही सीड यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर जो पेरिकार्प जो यहाँ पर अवेलेबल है वो फ्रूट वॉल जो है वो सीड वॉल से फ्यूज कर जाती है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट करना बहुत मुश्किल है। जो हम गेहूं के सीड को देखते हैं बहुत मुश्किल है कह पाना कि ये वास्तव में एक फ्रूट है या फिर सीड है। एक्चुअली वो एक फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। नट का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, नट फॉर एग्जाम्पल कैशूनट वैसे भी नट है और टेक्निकली भी नट कैटेगरी में ही आता है। हम अगर ऑब्जर्व करें तो लीची बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है इस कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर बाहर की ओर लेदरी कवर होता है, हार्ड कवरिंग होती है और अंदर जो एक सिंगल सीड अवेलेबल है। अगर हम कैशूनट की बात करें तो वहाँ पर थैलेमस एडिबल होता है और साथ ही साथ सीड भी एडिबल होता है। लेकिन अगर हम लीची का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो फ्लैशी पार्ट है, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर फ्लैशी पार्ट जो है वो थर्ड सीड कोट है या फिर एरल है। नाउ इन द केस ऑफ डिसेंट फ्रूट, वो फ्रूट जो कि मैच्योरिटी आने पर फट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम, जैसे मैच्योरिटी आती है ये लॉन्गिट्यूडनली फट जाते हैं और सारे सीड जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे होते हैं। फेबेसी के मेंबर्स में हमको ऐसा ऑब्जर्व होता है। फेबेसी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रूट है। लेकिन अगर हम कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल में सेप्टिसिडल, सेप्टिफ्रेगल, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है पॉपी का। पॉपी में मैच्योरिटी आ जाने पर यहाँ पर पोर्स बन जाएंगे। इट इज़ नोन एज पोरिसिडल काइंड ऑफ डिसेंस। और जब ये पेंडुलम की तरह अपनी एक्सिस पर, सेंसर मैकेनिज्म अपनी एक्सिस पर पेंडुलेट करता है, मूव करता है, ऑसिलेट करता है, तो सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स हो रहे होते हैं। डिसेंट फ्रूट इन दोनों के अलावा फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिकुला हमें क्रूसिफेरी में देखने के लिए मिलेंगे। शाइजोकार्पिक फ्रूट, इमली का अगर हम एग्जाम्पल लें, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है लोमेंटम का। जैसे ही मैच्योरिटी आती है, ये रहा एक लोमेंटम जिसमें कि हर एक कंपोनेंट में एक एक सीड की अवेलेबिलिटी है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है ये इक्वल साइज्ड पार्ट में टूट जाते हैं। दे आर शाइजोकार्पिक फ्रूट। सिमिलरली हम देखें तो क्रीमोकार्प जो कि धनिया में हमें देखने के लिए मिलता है, रेगमा, कार्सेरुलस भी शाइजोकार्पिक फ्रूट के ही एग्जाम्पल्स हैं। नाउ टेक द फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इफ़ वी ऑब्जर्व द क्रूसिफेरी, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इब्रेक्टेड किस्म का हमको देखने के लिए मिलता है, कंप्लीट है और बाइसेक्सुअल होता है। हम अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर 4 सेपल्स अवेलेबल हैं जो एक कैलिक्स को बनाते हैं, एक दूसरे से फ्री हैं एंड दे आर शोइंग द इम्प्लिकेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन। अंदर की ओर जो कोरोला के मेंबर्स अवेलेबल हैं, पेटल्स हैं, दे आर 4 एंड दे आर फ्री शोइंग द वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन। और हम जानते हैं कि क्रूसिफेरी के मेंबर्स के अंदर हमें क्रूसिफॉर्म कोरोला ऑब्जर्व हो रहा होता है। अंदर की ओर देखा जाए तो यहाँ पर 6 स्टेमन्स अवेलेबल हैं। बाहर के 2 स्टेमन तो हमको स्मॉल मिलेंगे, लेंथ जो है फिलामेंट की स्मॉल होती है। अंदर के जो 4 हैं वो लॉन्ग फिलामेंट लिए हुए होते हैं। सच काइंड ऑफ कंडीशन इज रेफर्ड एज टेट्राडायनेमस कंडीशन एंड विल रिप्रेजेंट दिस थिंग इन फुल फॉर्मूला एज 2+4। सबसे अंदर की ओर गाइनोजियम अवेलेबल है जिसमें कि यहाँ पर पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन थैलेमस से अराइज करते हुए इस फॉल्स सेप्टम या रेपलम की वजह से पैराइटल प्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी बाइलॉक्यूलर गाइनोजियम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। हालांकि यहाँ पर पैराइटल प्रेजेंटेशन है। एक हाइपोकाइनस फ्लावर हमें क्रूसिफेरी में देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर ओवरी जो है वो सुपीरियर किस्म की है। एनसीईआरटी के चारों फैमिलीज के अंदर ओवरी सुपीरियर है। एक कॉमन सी बात है, हाइपोकाइनस फ्लावर है ना। 2 कार्पल है, बाइकार्पलरी, 2 जगह पर प्लेसेंटा, इट्स क्वाइट एविडेंट ना। अगर हम यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस को ऑब्जर्व करें तो टिपिकल रेसीन किस्म का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्रूट सिलिकुआ और सिलिकुला कैप्सूल में हमें देखने के लिए मिलता है। स्मॉल सिलिकुआ इज नोन एज सिलिकुला। सीड्स डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमको ऑब्जर्व होते हैं। रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड्स आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। अगर हम इसके फ्लोर फार्मूला को ऑब्जर्व करें तो सबसे बाहर की ओर, हम बाहर से अंदर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बाहर ब्रैक्ट है नहीं तो इब्रेक्टिएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक साइन, देन इट इज बाइसेक्सुअल, देन कैलिक्स 2+2, then corolla 4 cruciform
एंड्रोजियम 2+4 एंड जी अगेन चारों फैमिलीज, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर गाइनोजियम है और 2 हैं तो सिंकापस साथ में सिंकापस कंडीशन। अगर हम सोलनेसी के मेंबर को ऑब्जर्व करें, दे हैव सोलन प्लेसेंटा, फ्रॉम दैट नेम राइजेस सोलनेसी। यहाँ पर देखा जाए तो जो फ्लावर है वो ब्रेक्ट और कुछ मेंबर्स में ये ब्रेक्टेड कंडीशंस भी होती हैं। जब ब्रेक्ट होता है तो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरीके से। इफ़ वी ऑब्जर्व इट इज़ एन एक्टिनोमॉर्फिक काइंड ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पर भी सबसे बाहर की ओर देखा जाए तो यहाँ पर 5 सेपल्स से मिलकर के बना हुआ कैलिक्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अवेलेबल सेपल्स सारे यूनाइटेड हैं, फ्यूज हैं एक दूसरे से। अगर हम टमाटर को या ब्रिंजल को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर फ्रूट बन जाने के बावजूद भी एक ग्रीन कैप हमें ऑब्जर्व हो रही होती है, जो कि वास्तव में परसिस्टेंट किस्म के कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। एस्टिवेशन बट ऑब्वियस है कि वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन है यहाँ पर, और अंदर की ओर जो कोरोला है वो भी वेलवेट एस्टिवेशन लिए हुए होता है। यहाँ पर भी गैमोपेटलस कंडीशन अवेलेबल है। वेलवेट एस्टिवेशन 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ है, टिपिकल पेंटामेरस फ्लावर है। अंदर की ओर पेटल से एसोसिएट करते हुए एपीपेटलस कंडीशन शो करते हुए एंड्रोजियम के मेंबर स्टेमन्स यहाँ पर अवेलेबल है, 5 होते हैं और पेटल से फ्यूज्ड होते हैं। इन्हीं बातों को हम आगे फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो गाइनोजियम होता है वो सुपीरियर किस्म का है, सो ओवरी इज सुपीरियर। यहाँ पर 2 कार्पल के फ्यूजन से मिलकर के बना है, बाइकार्पलरी है और सिंकापस कंडीशन होती है। प्लेसेंटा फूली हुई होती है। शुरुआत में तो ये बिल्कुल सीधे होंगे, लेकिन बाद में 45 डिग्री पर रोटेट कर जाते हैं तो हमें एट मैच्योरिटी ऑब्लिक प्लेसेंटा ऑब्जर्व हो रही होती है, ऑब्लिक सेप्टा हमको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा होता है। ना अगर हम यहाँ पर मिलने वाले इन्फ्लोरेसेंस को ऑब्जर्व करें तो सॉलिटरी मेंबर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बाकी कॉमनली हम देखें तो यहाँ पर हमें साइमोज भी देखने के लिए मिल रहा होता है। अगर फ्रूट की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमनली बेरी है और रेयरली कैप्सूल ऑब्जर्व होता है। सीड हालांकि ये डाइकॉट है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर एंडोस्पर्मिक किस्म के सीड देखने के लिए मिलते हैं, पर फ्रूट हमें मैनी सीड्स मिलेंगे देखने के लिए। अगेन अगर हम देखें तो फूड, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली, तो सिंपल कह सकते हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये फैमिली है फैमिली सोलनेसी। बड़ी खास बात है कि नाइट शेड फैमिली कहलाती है, पॉइजनस है, बट दीज आर कॉमनली कंज्यूम्ड, रेगुलरली कंज्यूम्ड थिंग। Fumigate-free tobacco, again petunia, ornamental, these are a few example. एट्रोवा बेलोडोना और अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट कैटेगरी में आते हैं। जो बातें हमने यहाँ पर कही हैं उसे अगर फ्लोरल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैंने कहा कि ये ब्रेक्ट भी है और ई ब्रेक्टेड भी है, तो रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इसकी सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फिर कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तो 5 गैमोसेप्लस कंडीशन, 5 फ्यूज्ड यूनाइटेड। देन कम्स अप कोरोला, अगेन 5 यहाँ पर पेटल्स अवेलेबल हैं और वो भी यूनाइटेड किस्म के होते हैं। अंदर की ओर 5 स्टेमन्स अवेलेबल हैं और ये एपी पेटलस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर गाइनोजियम है, बाइकार्पली सिंकापस, सुपीरियर गाइनोजियम रिप्रेजेंटेड बाय दिस नोटेशन। नाउ नेक्स्ट फैमिली इज फेबेसी। फेबेसी एकमात्र हमारे पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जहाँ पर कि हमें एक्टिनोमॉर्फिक नहीं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर भी फ्लावर कंप्लीट है, हाइपोगाइनस फ्लावर देखने के लिए मिलता है, पर हाँ वो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, जाइगोमॉर्फिक है। हम अगर सबसे बाहर की ओर देखें तो यहाँ पर हमें ब्रेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक्ट होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें सबसे बाहर की ओर कैलिक्स की अवेलेबिलिटी है जो कि 5 सेपल से मिलकर के बना हुआ है। एस्टिवेशन, वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट ऑब्जर्व होता है। दीज सेपल्स आर यूनाइटेड, दैट्स व्हाई आई कैन से गैमोसेप्लस कंडीशन यहाँ पर प्रिवेल करती है। इसके ठीक अंदर की ओर कोरोला अवेलेबल होता है जो पेपिलियोनेशियस किस्म का है, 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पीछे की ओर स्टैंडर्ड, देन विंग्स एंड देन कील की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। सबसे अंदर की ओर हम देखें तो गाइनोजियम है, उसके ठीक बाहर हमें यहाँ पर 9+1 के ओरिएंटेशन में डायअडल्फस कंडीशन शो करते हुए एंड्रोजियम के मेंबर स्टेमन्स ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। सबसे अंदर की ओर मैंने कहा कि गाइनोजियम की अवेलेबिलिटी है जो कि मोनोकार्पलरी होती है और इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है,
बार बार कह रहा हूँ, हमेशा जितने भी हमारी एनसीईआरटी की फैमिलीज हैं उनमें सुपीरियर गाइनोसियम हमको ऑब्जर्व होता है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रूट के अंदर कई सारे सीड बनते हैं, यहाँ पर ओव्यूल्स कई सारे हैं, स्टाइल सिंगल किस्म की हमको एक स्टाइल टिप पर ऑब्जर्व हो रही होती है। इस कैटेगरी में आने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें फ्रूट यूजुअली हमको लेग्यूम देखने के लिए मिलता है, कुछ मेंबर्स में लोमेंटम भी है। फ्रूट्स में बनने वाले सीड्स अगेन ये डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक किस्म के होते हैं। तो याद रखें सोलनेसी डाइकॉट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्मिक किस्म के सीड अपने अंदर रखती है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज किस्म का हमको ऑब्जर्व होगा। अगर इन सब बातों को हम फॉर्मूला के फॉर्म में मॉडिफाई करें, लिखने की कोशिश करें, ब्रैक्टिएट कंडीशन, देन इट इज जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर अवेलेबल, 5 सेपल्स, सो इन ब्रैकेट 5, देन कोरोला अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमने कहा कि पीछे की ओर ये वैक्सिलम है, फिर विंग्स हैं, फिर कील है, तो 1 + 2 + 2 आगे के जो 2 कील्स होते हैं वो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो 1 + 2 + 2। एंड्रोजियम डाइडल्फस कंडीशन है, 9 + 1 की सिचुएशन हमको देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम गाइनोजियम की बात करें तो यहाँ पर एक ही ओवरी, एक ही पिस्टल से मिलकर के बना हुआ होता है। सुपीरियर गाइनोजियम यहाँ पर भी अवेलेबल है। इस फैमिली में आने वाले मेंबर को हम दालों से बेहतर जानते हैं, पल्सेस। पी एक बहुत कॉमनली यूज़ में आने वाला नाम है इस मेंबर का। बाकी ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन से ऑयल भी मिलता है तो ऑयल सीड भी यहाँ पर अवेलेबल है। डाई, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, नील इसी से मिलती है। सरहेम्ब फाइबर का एक प्रोमिनेंट सोर्स है। सस्बानिया यानी कि बरसीम, ट्राइफोलियम, अलेक्जेंड्रियम, ये फॉडर प्लांट हैं हमारे पास। ल्यूपिन, स्वीट पी ऑर्नामेंटल कैटेगरी में आते हैं। और मुलेठी, ग्लाइसरेजा ग्लैब्रा की रूट का जो पाउडर है वो आयुर्वेद में मेडिसिनल यूज़ लेता ही है ना। अगर हम बात करें तो पूरे एनसीईआरटी के अंदर एकमात्र मोनोकॉट की फैमिली ली गई है, इट इज़ लिलिएसी, लिली फैमिली। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेपल्स और पेटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दोनों ही वर्ल एक जैसे हो जाते हैं और पेरियंथ का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। बाहर की ओर एक 3 टेबल से मिलकर के बना हुआ वर्ल्ड है और अंदर की ओर फिर 3 टेबल से मिलकर के बना हुआ वर्ल्ड है। कुछ मेंबर्स में ये वर्ल्ड्स फ्री होते हैं पर यहाँ पर यूनाइटेड शो किए गए हैं, एंड सो वी आर रिप्रेजेंटिंग। नाउ वेलवेट एस्टिवेशन हमको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा होता है। अंदर की ओर जो स्टेमन्स अवेलेबल हैं वो पेरियंथ से, टेबल से एसोसिएट करते हैं। बाहर के जो 3 स्टेमन्स हैं वो बाहर के इन टेबल से एसोसिएट करते हैं और अंदर के जो स्टेमन्स हैं वो अंदर के 3 टेबल से एसोसिएट करता है। तो एपीटेपलस कंडीशन या एपीफिलस कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगेन 3+3 का ओरिएंटेशन यहाँ पर भी है। गाइनोजियम इज ट्राइकार्पलरी, सिंकार्पस सुपीरियर गाइनोजियम विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन। नाउ अगर सुपीरियर यहाँ पर गाइनोजियम है, डेफिनेटली हाइपोगाइनस फ्लावर यहाँ पर है। इफ यू सी द फ्लावर ओवर हियर, ये भी एक कंप्लीट फ्लावर ही है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक्टिनोमॉर्फिक किस्म का फ्लावर है। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर आने वाले कुछ मेंबर्स के एग्जाम्पल के बारे में, तो हम देखते हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट भी हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में एस्पैरागस को कॉमनली काम में लिया जाता है। और माइटोटिक पॉइजन कॉल्चिसिन जो कि हमें कॉल्चिकम ऑटमनेल के कॉर्म से मिलता है, इट इज़ क्वाइट कॉमनली नोन। नाउ ट्यूलिप आर वेरी वेल नोन फॉर ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस। अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमें यहाँ पर सॉलिटरी फ्लावर या फिर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलता है जो अम्बिलेट क्लस्टर के फॉर्म में अवेलेबल है। वास्तव में वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है पर फ्लावर्स इतने क्लोजली एसोसिएट कर जाते हैं कि वो अम्बेल के फॉर्म में नजर आता है। इट इज़ नॉट रेसीम, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर फ्रूट्स कॉमनली कैप्सूल है, रेयरली बेरी हमको देखने के लिए मिलता है। सोलनेसी का अपोजिट, सोलनेसी में कॉमनली बेरी है, रेयरली कैप्सूल है। यहाँ पर कॉमनली कैप्सूल है, रेयरली बेरी हमको ऑब्जर्व होता है। अगेन सीड्स आर एंडोस्पर्मस, ये एक मोनोकॉट फैमिली है और मोनोकॉट में हमको एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने के लिए मिलते हैं। और जो बात हमने कही यहाँ पर, उस बात को हम फ्लोर फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ब्रैक्टिएट फैमिली है तो ब्रैक्ट सबसे बाहर की ओर, फिर ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, पेटल्स यहाँ पर, पेरियंथ यहाँ पर अवेलेबल, टेपल्स यहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज़ हैं और हम इसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेमन्स भी 3+3 और एपीफिलस कंडीशन, एपिटैपलस कंडीशन,
Tricarpillary syncarpus superior gynosium with axial presentation is family Liliaceae. Thank you very much.